Hello, let us discuss here the Indian economic development topic. What were the features of Indian economic during the British era or on the eve of independence? The first thing that we find is low level of national income and per capita income. इसका हिंदी अर्थ होता है कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो कम था, वह काफ़ी कम था, और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति जो आमदनी थी वो भी काफ़ी कम थी. The economic condition of a nation can be judged with the data of national income and per capita income. किसी भी देश के आर्थिक स्थिति का पता उस देश के टोटल नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय से लगा सकते हैं. तो ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया? However, no sincere attempt was made by the British government to estimate India's national and per capita income. ब्रिटिश लोगों ने तो अपने डायरेक्टली कभी कोशिश भी नहीं की कि भारत का नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम पता किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि इससे हमारी पोल खुल जाएगी कि हम लोग कैसे भारत का शोषण कर रहे हैं. वो भारत को सिर्फ साइकोलॉजिकली फंसा के रखना चाहते हैं कि तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग गवार हो, क्योंकि हम लोग सिंपल रहते थे. सिंपल वे ऑफ लिविंग, सिंपल वे ऑफ फूडिंग था. तो उससे हमारी सिंप्लिसिटी को उन्होंने बैकवर्डनेस से जोड़ करके, और अगर उनके जैसे पढ़े लिखे नहीं, वो जो भाषा में पढ़ते लिखते, अगर वो नहीं पढ़े लिखे तो हम लोग गवार है, बैकवर्ड है, ऐसा सिर्फ इसी पे घेर के हमको रख लिया. और क्या किया? हमारे जो कास्ट सिस्टम में दुनिया का हर क्षेत्र में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. देखो, जब क्रिश्चियनिटी पूरे वाइट वर्ल्ड से वाइट से ब्लैक में पहुंची तो ब्लैक और वाइट का भेद होने लगा. ब्लैक लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था. और देखो, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देश क्या है? साउथ, ये सब सारे ब्लैक कंट्रीज़ है. बट ऑस्ट्रेलिया में आपको एक भी ब्लैक नज़र आते? नहीं नज़र आते. सारे ब्रिटिशर्स लोग, जो जिसको भी हम लोग ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, वो एक्चुअली में ब्रिटिशर्स हैं. वो आज से 150-200 साल पहले वहाँ आकर के वहाँ के नेटिव्स को ऑलमोस्ट मार करके ख़त्म कर दिया. 99%, शायद 1-8% कहीं हो बचे हुए. तो या वहाँ से वो लोग फ्ली कर गए होंगे, भाग गए होंगे डर से, मरता क्या नहीं करता. तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका के टीम में हालांकि हम लोग देखते हैं कुछ प्लेयर क्रिकेट में ब्लैक मिल जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वाइट्स वाले की ही रहती है. तो ऐसा सोचिए, इतना यूरोप के लोगों ने पूरी दुनिया में जंगल राज मचाया था. जो काम इस्लाम पिछले 1400 वर्षों में किया, वो पिछले 2000 सालों में क्रिश्चियनिटी ने भी किया, भले हम लोग उसको यूरोपियंस के नाम से जज करें. तो सम इंडिविजुअल, लेकिन क्या है, भारत ब्रिटिश लोगों ने इंडियन नेशनल इनकम या इंडियन पर कैपिटा इनकम नहीं फाइंड आउट करी, लेकिन सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय एक्सपर्ट्स लाइक दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्बॉय, फिंडले सिरास, वी.के. आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई. ये लोग वो भारतीय थे जो काफ़ी संपन्न परिवारों से थे, और इन्होंने ब्रिटिश वे ऑफ एजुकेशन लिया था. ब्रिटिश तरीके से पढ़ाई की थी, ब्रिटेन में जाके पढ़ाई की थी उस ज़माने में. तो सोचिए वो लोग कितने पढ़े लिखे होंगे, वेल इस्टेब्लिश्ड होंगे. तो इन लोगों के अंदर कहीं जो थोड़ा बहुत नेशनलिज्म छुपा हुआ था, अपने देश के प्रति प्यार छुपा हुआ था, उन्होंने भारत में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करने की कोशिश की. बट ऑल दीज एस्टिमेट्स प्रोड्यूस्ड कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स. इन सभी के द्वारा उस ज़माने में लाए गए जो रिजल्ट थे, जो वो पैमाना था, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे. हाउएवर, एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर राव ऑन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम्स वेर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट. लेकिन जो डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव जो थे, जिसको शॉर्टकट में हम लोग डॉक्टर राव कहते हैं, उनके द्वारा जो सर्वे किया गया था, उनके कैलकुलेशंस पर बेस्ड जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम था, वो काफ़ी प्रभावी था. Most of the studies revealed that countries' growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% and only 0.5% growth in per capita output per year. बताइए क्या स्थिति थी हमारी देश का आज़ादी से पहले, कि हमारे देश में जो 20th सेंचुरी के हाफ तक, यानी 1950 के आसपास तक, वह लेस देन 2% से हमारा रियल आउटपुट के आसपास था, और सालाना ग्रोथ उसमें करीब 0.5% के आसपास था. रियल आउटपुट का मतलब होता है कि जो चीज़ें प्रोड्यूस हो जा रही है. और चूँकि उस समय लोकल इकोनॉमी ज़्यादा थी, कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हुआ और लोकली बन के बिक गया, नुक छुप करके बनता बिकता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स बनाने भी नहीं देते थे नेटिव्स को, इंडियंस को अपने यहाँ कुछ भी चीज़. वो चाहते थे कि कपड़ा भी नहीं बने, जूता चप्पल सब गाँव देहात में बनना बंद हो जाए,
यानी अभी जो हम लोग आपस में जाति पाति करके लड़ते हैं, और ख़ास करके जो ब्राह्मण वर्ग हैं, अपर कास्ट हैं, उनको बहुत ह्यूमिलेट होना पड़ता है कि उन्होंने सबको जाति पाति किया। ऐसा कुछ नहीं है। हज़ारों साल से हम अपने चॉइस पर अपना अपना काम चुने थे। हाँ, ब्राह्मणों की गलती यही रही कि उन्होंने किसी को कहा कि भाई दूर रहो, तुम्हारे साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे। ये मिस्टेक्स, ब्लंडर मिस्टेक अपर कास्ट कम्युनिटी लोगों से हुआ था। बट जितने भी लोअर कास्ट है, जो SC है, ST है, OBC है, सभी हैंडीक्राफ्ट कम्युनिटीज़ हैं। सबका देखो कोई ना कोई हाथ का हुनर है, सबके पास एक काम करने का तरीका था, लेकिन उन सारे काम करने के तरीक़ों को अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया। इस्लामिक इन्वेडर ने उनको कन्वर्ट करके सिर्फ मुसलमान बनाया, उनके इकोनॉमी को डैमेज नहीं किया। बट इस्लामिक इन्वेडर्स ने सिर्फ हिंदू का जीवन नरक कर दिया था। लेकिन क्रिश्चियंस इन्वेडर्स के रूप में जो यूरोपियंस आए, वो आपके इकोनॉमी को भी डैमेज किया, आपके रिलीजन को भी डैमेज किया, आपके सोसाइटी को भी डैमेज किया, आपके कल्चर को भी डैमेज किए, टोटली आपको जियोपर्डाइज कर दिए। तो ये स्थिति थी देश की। चलिए पढ़ते आगे कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति थी ब्रिटिश दौर में। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज overwhelmingly rural and एग्रीकल्चरल इन कैरेक्टर। मतलब वही कहना चाह रहे कि भारत का जो आर्थिक स्थिति था वो ब्रिटिश दौरान में, ब्रिटिश कॉलोनी के समय में पूर्णतया ग्रामीण था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। विलेज बेस्ड इकोनॉमी था, गाँव की संख्या ज़्यादा थी। India's nearly 85% of the country's population lived mostly in villages and delivered livelihood directly or indirectly from agriculture। भारत का ग्रामीण अर्थव्यवस्था था और करीब 85% जो परिवार थे, व्यक्ति थे, वो लोग आबादी का, वो लोग एग्रेडियन या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से अपना जो रोजगार करते थे। एग्रीकल्चर सभी का एक ऑक्यूपेशन था, साइड एक्टिविटीज़ में सबका अपना एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था। उस हैंडीक्राफ्ट से वो अपना खेती-बाड़ी करके रोजगार करके जीवन बसर करते थे। और एक तरह से भारत क्या था, सर्वगुण संपन्न देश था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, गांव-गांव के इंडस्ट्रीज़ को डैमेज कर दिया। लोगों को बैन कर दिया कि कोई गांव में जूता, चप्पल, कपड़ा लत्ता नहीं बना सकता है, सोने का काम नहीं कर सकता, ज्वेलरी का काम नहीं कर सकता है बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए हुए। इवन विद दिस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर द कंट्री वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। मतलब चूँकि भारत के ब्रिटिश पीरियड में करीब 85% आबादी जो थी वो खेती में लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी देश में अनाज का संकट था। जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री थी उसके लिए रॉ मटेरियल्स का अभाव होता था। ये सब प्रॉब्लम था। क्यों था बाद में पढ़ेंगे हम लोग। मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, ये कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने जो बिखराव देखा, पिछड़ा देखा कि भारत में की 85% आबादी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, फिर भी भारत पिछड़ा हुआ देश था कि कृषि के मामले में भुखमरी का शिकार था। तो कारण क्या था? पहला कारण है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अंग्रेजों ने भारत में जब शासन किया तो क्या होता है, जो कूटनीतिपूर्ण शासक होता है या मैनेजमेंट कहता है कि सारे काम अपने ही पास मत रखो, रिमोट अपने ही पास रखो, पावर अपने पास रखो, लेकिन डिसेंट्रलाइज करो, कामों को बांटो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सारा ज़मीन जब किसी राजा पे कब्जा जमा ले तो सारा राज्य उसका हो गया, वहाँ की ज़मीन भी उसकी हो गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स लोगों ने जमींदारी सिस्टम स्टार्ट कर दिया, फ्यूडल सिस्टम स्टार्ट कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि भाई किसी इलाके का ज़मीन में ज़मींदार बना देंगे, ज़मींदार अपने अंडर में सब ज़मींदार बनाएंगे, सब फ्यूडल लॉर्ड्स बनाएंगे। और जो फ्यूडल लॉर्ड्स, सब फ्यूडल लॉर्ड्स है वो उपजा कर और खेती करेंगे एक्चुअली में पीजेंट्स, किसान, लेबरर्स, जिनके पास जो ज़मीन के मालिक नहीं रहेंगे। तो किसान खेती ग्रो करेंगे, वो कुछ रेंट लगान के रूप में देंगे सब फ्यूडल लॉर्ड्स को। सब फ्यूडल लॉर्ड्स फिर मान लीजिए मेन फ्यूडल लॉर्ड्स या ज़मींदार को दिया, फिर मेन ज़मींदार वहाँ के किंग को देगा, फिर किंग ब्रिटिशर्स को देंगे। तो इस तरह से सिस्टम, जमींदारी सिस्टम भारत में था। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान, दैट इज रेंट।
The main interest of the जमींदार्स was only to collect लगान regardless of the economic conditions of the cultivator. देखिए क्या कह रहा है अब फ्यूडल लॉर्ड्स के, सब फ्यूडल लॉर्ड्स के दिमाग में हमेशा है कि भाई मेन जो फ्यूडल लॉर्ड्स है, मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है एक तरह से, उसको हमको देना है, तो उसका ध्यान हमेशा किसान पे प्रेशर बना के रखना है, भाई ठीक से खेती करो, हमको रेंट दो, मेरा लगान दो। वो लगान, वो रेंट हमेशा प्रेशराइज करता था पीजेंट्स के ऊपर, कल्टिवेटर्स के ऊपर, और सब फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर प्रेशराइज करते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स, मेन फ्यूडल लॉर्ड्स, जमींदार, मेन जमींदार, और मेन जमींदार के ऊपर प्रेशर बना के रखते थे उस एरिया के किंग, और उस एरिया के किंग के ऊपर प्रेशर बना के रखते थे ब्रिटिशर्स। तो ये प्रेशर सिस्टम अल्टीमेटली जाके पड़ता था कल्टिवेटर्स और पीजेंट्स के ऊपर, जबकि वहाँ इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, सिर्फ मानसून पे बेस्ड थे। द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार्स वेयर टू लूज देयर राइट्स। हाँ, और जमींदारों के ऊपर ब्रिटिशर्स लोगों ने या किंग के माध्यम से प्रेशर लगवा दिया था कि जो डेट है उस डेट पर अगर आप लगान नहीं जमा करेंगे तो आपका जमींदारी राइट छीन करके किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। तो ये सब जो कीन फाइटिंग एलिमेंट्स थे कि अपनी ज़मींदारी लूज़ न कर जाए, इसलिए ज़मींदार ना चाहते हुए भी अपने मानव ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को छोड़ करके अपने डेडली रूड एटीट्यूड को पीजेंट्स फार्मर के ऊपर सामने रखते थे और उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाते थे कम से कम हिस्सा दे करके। द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जमींदार और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भारतीय कृषि व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए था, अच्छी क्वालिटी सीड्स होने चाहिए थे, कुछ सब्सिडी मिलना चाहिए था, तो ये सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब हमको यहाँ समझाया जा रहा है कि ज़मींदारी सिस्टम होता क्या है, हालांकि मैं बोला हिंदी में, लेकिन देखते ये क्या समझा रहा है। जमींदारी सिस्टम, also known as permanent settlement system, was introduced by Lord Cornwallis in 1793. The basic aim for starting this was to increase the revenue of colonial government. Under the system, zamindars were recognized as owners of the land and were given the rights to collect the rent from the farmers. Thus, the zamindars were to function as intermediaries between the cultivators and the British government. देखिए, मैं बताया थोड़ा देर पहले कि जो ज़मींदारी सिस्टम में क्या हो गया, हर एरिया वाइज किंग हुआ करते थे, और उस या तो किंग खुद ज़मींदार है, नहीं तो किंग अपने अंदर में एक ज़मींदार रखेगा, और वो ज़मींदार क्या हुआ, एजेंट बन गया किंग का या नहीं तो ब्रिटिशर्स का, और वो लोकल एरिया में लोकल पीजेंट से, किसानों से जो लैंडलेस थे, जिनको खेती करनी आती थी, उनसे खेती करवाते थे। तो एक तरह से ज़मींदार जो थे इंटरमीडिएट का रोल प्ले करते थे किंग या ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच और कल्टिवेटर के बीच में। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, एज जमींदार्स वेर अलाउड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेंट और लगान एज दे विस्ड, सो जमींदार्स इम्पोज्ड exorbitant lagan, and the rates of lagan were so high that farmers were not left with enough food grains to feed themselves. मतलब है कि जो ज़मींदार थे उनको फ्रीडम था, गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स लोगों ने अपना रेंट फिक्स किया था कि मान लीजिए हम पर कट्ठा 5 kg लेंगे, लेकिन ज़मींदारों को बोला गया था आपको फ्रीडम है कि आप फार्मर से कितना लेते हो, जो पीजेंट्स उनसे आप कितना लेते हो, इट इज़ अपॉन यू टू कलेक्ट, बट ब्रिटिशर्स को जितना चाहिए उतना हर साल लेंगे। तो ऐसे में जो ज़मींदार थे वो पेजेंट्स के ऊपर प्रेशराइज करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान रेंट कलेक्ट करते थे, जिससे कि फार्मर्स के पास, पीजेंट्स के पास बहुत कम फूड ग्रेन्स बच जाते थे और साल में वो भुखमरी का शिकार हो जाते थे। कभी कभी तो उनको न्यू सेशन में खेती करने के लिए, अगले सीजन में खेती करने के लिए सीड्स भी नहीं बचता था। दिस मेड द फार्मर्स इकोनॉमिकली एंड फिजिकली वीक, और बहुत दिन रात की मेहनत और फिर भी घर में अनाज न बचे, भूखे परिवार भूखमरी का शिकार हो, तो इससे क्या हुआ, फार्मर्स लोग इकोनॉमिकली और फिजिकली कमज़ोर होते गए। जमींदार्स वेर ओनली इंटरेस्टेड इन प्लीजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जमींदार लोग की आदत बन गई कि हमको ब्रिटिशर्स को खुश रखना है, एंड डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, और उन्होंने कृषि के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, हम लोग दो तरह से खेती करते हैं भारतीय लोग, एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि खेती करो और कम से कम घर में ही इतना अनाज हो कि हमारा अपना घर परिवार का चल जाए, साल 2 साल तक का स्टॉक रह जाए और आने वाले अतिथि को भी हम सेवा कर सके।
वो एक दोहा है ना, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इस कंसेप्ट से जब खेती करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन एक अलग कमर्शियल फार्मिंग होती है, वो भारत में ब्रिटिशर्स लोगों ने फोर्सफुली अप्लाई किया। क्या किया? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स like cotton or jute. However, this did not improve the economic conditions of farmers, because instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by the British industries. Thus, British rule promoted shifting of crops from food crops to cash crops. अब देखिए हुआ क्या, आप कहेंगे कि भाई अच्छा हो ना कि कमर्शियल फार्मिंग ब्रिटिशर्स लोगों ने स्टार्ट किया, बट यहाँ किसानों के फ़ायदे में नहीं था, ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिशर्स को फ़ायदा था, क्योंकि ब्रिटेन को अपने देश में जो उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा के रखी थी, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री थे, उसको कैश क्रॉप्स, जूट इंडस्ट्री को चाहिए था भारत का कैश क्रॉप्स, तो इसलिए उन्होंने भारत में फोर्सफुली ये अडॉप्ट किया। होता क्या था कि लगान देने में उनका ज़्यादातर अनाज चला जाता था, तो जिस खेत में मान लीजिए चावल गेहूँ खेती वो करते थे, तो वो क्या होता है, बेसिक स्टेपल डाइट होता है किसी भी इलाके का, तो लोगों के पास जो थोड़ा बहुत बचता था कम से कम वो भी खा करके, मार भात खा करके, समझिए नून रोटी खा करके ज़िंदगी बिता लेते। लेकिन अगर कैश क्रॉप्स थे तो कैश क्रॉप में क्या होता था कि आपका वो उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने पास रखने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे भारतीय किसानों के पास खाने वाले अनाज की क्राइसिस हो गई। कुछ जो बड़े किसान होंगे उनकी आमदनी बढ़ी भी एक्सेप्शन के तौर पर, लेकिन मास में जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो गरीब और पिछड़े होते गए। अब देखिए यहाँ लिख रहा है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फैमिन्स। लिख रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वाज कमर्शियलाइज्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फॉर नेसेसरी रॉ मटेरियल्स। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी उनको जो कच्चा माल चाहिए था, उसी के रॉ मटेरियल फुलफिलमेंट के लिए भारत में इंडस्ट्री यानी खेती में कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट किया गया। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट were always in need of raw materials like cotton, jute, groundnut, sugarcane, etc. to keep their factory running. हाँ, ब्रिटेन में इंडस्ट्री को कच्चा माल मिलता रहेगा तब ना इंडस्ट्री दिन रात 24 घंटा काम करेगी। तो वो कच्चा माल भारत में खेती करवा के यहाँ से सीप पोर्ट के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से ब्रिटेन जाता था, और फिर वहाँ से फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट होकर के ब्रिटेन और दुनिया के बाज़ारों में बिकती थी। By offering high prices, they attracted Indian peasants to produce commercial crops instead of food crops. ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने भारतीय किसानों को लालच दिया कि ज़्यादा पैसा देने का ऑप्शन दिया कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, आप फूड क्रॉप्स के बदले कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करो। The extent of commercial agriculture went so far as to make many peasants purchase their food requirements from shops in towns. हाँ, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर के कारण क्या हुआ, गांव-गांव में कैश फूड, जो एसेंशियल फूड स्टेपल डाइट्स होते हैं, उन सब की क्राइसिस हो गई, और कैश क्रॉप्स को बाज़ार में बेच करके फिर वहाँ से कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदना शुरू करना का कल्चर स्टार्ट हुआ। चप्पल हो, जूता हो, कपड़ा हो, लत्ता हो, घर की ज़रूरतों की चीज़, क्योंकि अब गांव में ज़्यादातर लोग को जो वो खुद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के माध्यम से चीज़ें बना सकते थे, उस पर एक तरह से बैन लग गया, उसके मार्केट को तोड़ दिया गया। तो जो गांव आसपास में सेल्फ सफिशिएंट था, उसकी सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई। लिख रहा है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फैमिन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। और फैमिन्स का मतलब हो गया कि भूखमरी का शिकार होना, अनाज की कमी होना बाज़ार में, लोकल बाज़ार में, ये सब का दौर होने लगा। तीसरा फीचर यहाँ बताया इंडियन एग्रीकल्चर का कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिव। भारतीय में हम लोग अभी पढ़े कि करीब 85% आबादी खेती में लगी थी, लेकिन वो 85% आबादी के पास जो टेक्नोलॉजी खेती करने का था वही प्रिमिटिव तरीके से वो खेती करते थे। उनके पास हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स नहीं था। इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब हो गया कि खेतों को पानी देना। तो यूजुअली भारत में लोग अभी भी मानसून पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन उस समय भी फुल्ली मानसून पर डिपेंड करते थे। अगर मानसून नॉर्मल रेनफॉल हुआ तो खेती अच्छी होती थी, अगर एक्सट्रीम रेनफॉल हो गया, लो रेनफॉल हो गया तो फिर खेती में प्रॉब्लम होता था।
द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। सरकार की तरफ से कोई सहयोग राशि नहीं मिलती थी, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता था कि आप खेती में पैसा लगाओ, इसमें बहुत कमाई है। द जमींदार्स हैड नो रूट्स इन द विलेजेस वाइल द ब्रिटिश रूल स्पेंट लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। और जमींदार लोग प्राय सुखी संपन्न होते थे, वो गांव से ऐसे लोगों को ज़मींदार बनाते थे जिनका गांव से लेना देना नहीं होता था, या फिर गांव उनके कल्चर को बदल करके ऐसा दिया जाता था कि देखो अगर तुम ज़्यादा किसानों के प्रति दयालु बनोगे तो फिर रहो भिखमंगे, गरीब बने रहो। तो चाहे जिस कास्ट से भी लोग ज़मींदार बने, है ना, चाहे वो एसटी वर्ग के लोग ज़मींदार बने, चाहे ब्राह्मण से ज़मींदार बने, या भूमिहार से ज़मींदार बने, या यादव से ज़मींदार बने, जिस कास्ट से भी ज़मींदार बने वो सभी रूथलेस होते गए। ये बात आप जान लीजिए, ये एक बिटर फैक्ट है। वाइल द ब्रिटिश रूल स्पेंट लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, और ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से सिर्फ सबसे फल लेना है, यहाँ के खेती को, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था को, किसानों को कुछ नहीं सुधार करना है। ऑल दिस मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच काज्ड अ परपिचुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और इसके कारण भारत में जो खेती थी, मेहनत ज़्यादा था और प्रति हेक्टेयर पर यूनिट ऑफ लैंड उत्पादन काफ़ी कम था। और लिख रहा है कि फार्मर्स बेसिकली डिपेंडेड अपॉन रेनफॉल फॉर इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स। मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कार्सिटी का अर्थ होता है क्राइसिस। इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। मतलब भारत में उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि बहते हुए पानी को कैसे रोक के रखा जाए, वर्षा में अगर पानी हो तो उसको कैसे रोक के रखा जाए जिससे कि फ्लड कंट्रोल हो, और एक्सेसिव पानी बह के न भाग जाए उसको भी रोकने का कोई रास्ता नहीं था। Although some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture। जो छोटे किसान सब थे, वो बड़े बड़े किसान लोग तो समय के साथ अपने टेक्नोलॉजी को बदल पाए, लेकिन जो छोटे किसान सब थे वो उनके पास इतना इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं था कि वो नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। इसलिए वो डेब्ट ट्रैप में फंसते चले गए, डेब्ट लेकर के खेती करते गए और डेब्ट ट्रैप में फंसते गए। उसी से आप देखते होंगे बंधुआ मजदूर का एक दौर स्टार्ट हुआ। इसके पीछे असली दुश्मन ब्रिटिशर्स है, लेकिन फंस जाते हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग। यहाँ लिख रहा है शेयर क्रॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ लैंड ओनर अलाउज अ टेनेंट टू यूज द लैंड इन रिटर्न फॉर अ शेयर ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ऑन देयर पोर्शन ऑफ लैंड। मतलब जिससे हम लोग गांव घर में कहते हैं बटाई में खेती करना, है ना, हिस्सेदारी में, कि भैया लो ज़मीन मेरा है, खेती तुम कर लो। जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं ना, सब फ्यूडल लॉर्ड्स कह सकते हैं, सब टेनेंट्स कह सकते हैं। कि मान लीजिए मैं टेनेंट होकर के 5 बीघा खेत ले लिया ज़मींदार से, और 3 बीघा में मैं खुद खेती कर रहा हूँ, 2 बीघा में किसी और को दे दिया, लेकिन उसको बोला तुम खेती करोगे तो तुम हमको भी कुछ रेंट दोगे, तब मैं सारे 5 बीघा का रेंट ज़मींदार को दूंगा और ज़मींदार फिर ब्रिटिशर्स को देंगे। तो इस तरह के सिस्टम को शेयर क्रॉपिंग कहा गया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, और देखिए इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू द कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में, और देश को बड़ा झटका लगा खेती क्षेत्र में, क्योंकि अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरीगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। जो ज़्यादा सिंचाई वाला इलाका और उपजाऊ भूमि जो था वो पाकिस्तान में चला गया। बताइए, पाकिस्तान को ज़्यादा हाईली फर्टाइल लैंड मिले, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए। 70 सालों में उन्होंने आतंकवाद की फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई आतंकवाद की कि वो इस्लामिक टेररिज्म में फंस कर रह गया वो देश। नहीं तो वो अगर सिंसियर रहते तो वो काफ़ी डेवलप्ड स्टेट कंट्री हो जाता दुनिया का। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। अब देखिए जूट इंडस्ट्रीज़ कहाँ डेवलप ज़्यादा होता है, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो, और हमारे ईस्टर्न इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो बांग्लादेश उधर ही पड़ता था। वो ईस्ट, जिसको हम पहले ईस्ट बंगाल कहते थे, वो ईस्ट पाकिस्तान उस समय बना था। तो यानी एग्रीकल्चर या कैश क्रॉप्स को सपोर्ट करने वाले एरिया ज़्यादातर पड़ गए पाकिस्तान में, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान। भारत में नहीं बचा, तो ये इंडिया को एक डैमेज किया। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी के समय क्या इम्पैक्ट था उसको हम लोगों ने पढ़ा, और हम लोग इसको डिस्कशन किए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। My WhatsApp number is 9333124957. Thank you.